All right, kids, welcome back to the online class. All right, in yesterday's class, let's quickly have a recap of yesterday's class. हमने क्वेश्चन नंबर 2 अकाउंटिंग का अंडरस्टैंड किया था, वाई टू डू अकाउंटिंग, कि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं। हमने इसको बहुत डिटेल में थॉरोली अंडरस्टैंड किया था और हमने इसी सवाल से सिक्स नेचर्स ऑफ अकाउंट्स को ड्राइव किया था। इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें दो नेचर्स चाहिए थे, इनकम एंड एक्सपेंसेस। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने के लिए हमें चार इंफॉर्मेशन, चार नेचर्स की जरूरत थी: assets, liabilities, capital and drawings, and combine they make six natures of accounts। ये all together ये six natures of accounts हमारे पास बनते हैं, जिसमें से कल हमने सबसे पहले एसेट्स को डिस्कस किया था, बहुत थॉरोली एसेट्स को डिटेल में डिस्कस किया था, नॉन करंट एसेट्स को, करंट एसेट्स को, और उसके बाद हमने लाइबिलिटीज को डिस्कस किया था। बहुत डिटेल में डिस्कशन करने के बाद ये भी आइडेंटिफाई किया था कि नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं और करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं। तो ये दो नेचर्स हम अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें यहीं से कंटिन्यू करना है। सो कंटिन्यूइंग आवर टॉपिक ऑफ सिक्स नेचर्स ऑफ अकाउंट्स, टुडे हियर वी आर discussing, studying the third nature, that is capital. Third nature of accounts is capital। एसेट्स और लाइबिलिटीज के बाद हमारी जो थर्ड नेचर है अकाउंट्स की, वो है कैपिटल। ना व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल क्या होता है सर? इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड। सारा फोकस इस वर्ड के ऊपर है, सारा फोकस इस वर्ड के ऊपर है। इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड। सारा फोकस इस वर्ड के ऊपर है, इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन हिज हर बिजनेस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्विटी। तो सर कैपिटल क्या है? ये वो अमाउंट है जो ओनर इन्वेस्ट करता है। कहां इन्वेस्ट करता है? अपने बिजनेस में। ओनर ने जो पैसा अपने बिजनेस में लगाया हुआ है उसे हम कहते हैं कैपिटल। ऑल्टरनेटिवली हम कैपिटल को इक्विटी भी कहते हैं। ऑल्टरनेटिवली हम कैपिटल को इक्विटी भी कहते हैं। कैपिटल का एक और नाम है जो है इक्विटी। ठीक हो गया? तो these are those assets which are provided by the owner to the business। अब आप देखें, हमने लास्ट क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज एसेट से रिगार्डिंग पढ़ी थी, या मैं आपके सामने स्क्रीन पे लेकर आ रहा हूं। हमने एसेट्स के रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी और वो ये थी: दीज रिसोर्सेस कैन हैव different life and can be provided by either owner or someone other than the owner। See, सर एसेट्स वो रिसोर्सेज जो हम बिजनेस में यूज करते हैं, रिसोर्सेज जिन्हें बिजनेस में यूज करना पड़ता है, अब वो या तो ओनर प्रोवाइड कर रहा है या ओनर के अलावा कोई और प्रोवाइड कर रहा है। अगर ओनर प्रोवाइड कर रहा है तो उस एसेट की सोर्स को हम कैपिटल कहते हैं। whenever assets are provided by the owner, तो है वो एसेट ही। जैसे लास्ट क्लास में हमने लाइबिलिटी के टाइम में पढ़ा था कि लाइबिलिटी क्या होती है सर? अमाउंट ओइंग, और वो एसेट जो ओनर के अलावा कोई और प्रोवाइड कर रहा है, राइट?
वो एसेट जो ओनर के अलावा कोई और प्रोवाइड कर रहा है, हम उसे लाइबिलिटी कहते हैं। अब वो है एसेट ही, लेकिन उसकी सोर्स लाइबिलिटी थी। यहां वो है एसेट ही, लेकिन उसकी सोर्स कैपिटल। और कैपिटल का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं इक्विटी। ठीक हो गया। तो कैपिटल जो है, उससे रिलेटेड हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बनता है। कैपिटल का एक ही वर्ड आपको समझना है, इन्वेस्टमेंट। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। ठीक हो गया। इसे हम ऑल्टरनेटिवली इक्विटी भी कहते हैं, इसका एक और नाम है इक्विटी। कैपिटल से रिलेटेड हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बनता है, नोट कीजिएगा, जिसे हम कहते हैं सेपरेट एंटिटी या फिर स्लैश सेपरेट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ये लीजिए, कैपिटल से रिलेटेड हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या फिर सेपरेट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। सर, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है एग्जैक्टली? दिस accounting concept states that owner and business are two different identities. Therefore, owners' personal transactions and business transactions would be recorded सेपरेटली। ये देखें सर, कैपिटल क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, इसे हम इक्विटी भी कहते हैं। आसान अल्फाजों में वो एसेट्स जो कि ओनर ने बिजनेस को प्रोवाइड किए हैं। तो सर, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट आता है वर्ड कैपिटल से हमारे पास। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि ओनर और ओनर का बिजनेस दो अलग अलग अकाउंटिंग आइडेंटिटीज हैं। ओनर अलग है, अकाउंटिंग के लिए ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। ओनर ने पैसा बिजनेस में लगा दिया, अब वो पैसा बिजनेस का है। अब वो पैसा बिजनेस का है। हां, इनडायरेक्टली वो पैसा ओनर का ही है, लेकिन अकाउंटिंग कहती है कि अब वो पैसा बिजनेस का है। बिजनेस जो चाहे इस पैसे के साथ करे। तो ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शंस को बिजनेस की ट्रांजैक्शन से अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग आइडेंटिटीज हैं। इसका मतलब है, इसका मतलब है दिस मीन्स ओनर स्टार्ट्स द बिजनेस। देखें जरा, इसका मतलब यह है कि ओनर जो है वो बिजनेस स्टार्ट करता है, इन्वेस्ट इन द बिजनेस। ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस में पैसा लगाता है। ओनर जो है बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस में पैसा लगाता है, बट स्टिल कैन नॉट विड्रॉ बिजनेस रिसोर्सेस फॉर पर्सनल यूज। अब आप देखें, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अकाउंटिंग के लिए ओनर और बिजनेस दो अलग अलग आइडेंटिटीज हैं। एग्जैक्टली उसी पॉइंट तक तो जाएंगे हम।
ये जो ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट है मिनाल, जो ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट है, सवाल ये है ना कि ये आया कहां से? हु क्रिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राइंग्स? बैकग्राउंड क्या है ड्राइंग्स का? तो बैकग्राउंड है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है जिसने कहा कि ओनर और बिजनेस अकाउंटिंग के वाइज दो अलग अलग आइडेंटिटीज हैं। तभी तो ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट आया, वरना ओनर क्या, ओनर का क्या था? जब चाह पैसा डाला, जब चाह पैसा निकाला, पैसा डाला पैसा निकाला, वो तो खेलता रहता। और अकाउंटेंट और बुक कीपर पागल हो जाते। तो सेपरेट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ओनर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ओनर बिजनेस में अपना पैसा लगा रहा है, अपना दिमाग खर्च कर रहा है, अपना अपना टाइम खर्च कर रहा है, हाँ, अपना ब्लड एंड स्वेट एनर्जी सब कुछ दे रहा है बिजनेस को। उसके बावजूद बिजनेस के रिसोर्सेज हैं, वो ओनर के रिसोर्स नहीं है। ओनर उसे अपने यूज के लिए नहीं निकाल सकता, और अगर निकालेगा, इफ withdrawn, then should be recorded as ड्रॉइंग्स। ये लीजिए बेटा, ये लीजिए कि अगर ओनर ऐसा काम करता है कि वो बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए रिसोर्सेज निकाल लेता है बिजनेस से, तो उसे ड्राइंग्स कहेंगे। ये हमें सेपरेट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ने बताया। तो गौर से देखिएगा, हमने हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने के लिए, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने के लिए हमें चार इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने के लिए हमें चार इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है: एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स ये रहा हमारे पास फोर्थ नेचर। तो व्हाट इज ड्राइंग्स? अब आप गौर से देखिएगा क्या होती है ड्राइंग्स। बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में हम इसको डिस्कस करेंगे। ड्राइंग्स, दीज आर द resources taken out by the owner for the personal यूज। देखिए सर, ये क्या होती हैं ड्राइंग्स? क्या होती हैं? ये वो रिसोर्सेस हैं जो कि ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं बिजनेस से। कहां से निकाले? बिजनेस से। किस लिए निकाले? अपने पर्सनल यूज के लिए। दीज कैन बी, अब आप देखें ये किस किस फॉर्म में हो सकती हैं। दीज कैन बी आइदर इन कैश, गुड्स, सर्विसेज और एनसीए फॉर्म। तो याद रखिएगा कि ये जो ड्राइंग्स हैं, इसका मतलब ओनर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए रिसोर्सेज निकाल रहा है। तो याद रखिएगा ये या तो कैश फॉर्म में हो सकती हैं, या ये गुड्स फॉर्म में हो सकती हैं, या ये सर्विसेज फॉर्म में हो सकती हैं, या ये नॉन करंट एसेट की फॉर्म में हो सकती हैं। ओनर चाहे तो रिसोर्सेज कैश निकाल ले, कैश निकाल लिया ओनर ने। ओनर चाहे तो कैश निकाल लिया बिजनेस से, अब वो कैश ड्राइंग्स कहलाएंगी। ओनर ने बिजनेस से गुड्स निकाल लिए, वो गुड्स ड्राइंग्स कहलाएंगी। ओनर ने अपने बिजनेस से अपने लिए सर्विसेज अवेल कर ली, तो सर्विसेज ड्राइंग्स कहलाएंगी। और ओनर ने बिजनेस का कोई नॉन करंट एसेट अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, उसे हम नॉन करंट एसेट ड्राइंग्स कहेंगे। एक बात याद रखिएगा, कुछ भी हो वो ड्राइंग्स कहलाएंगी। जो रिसोर्सेस ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले वो ड्राइंग्स कहलाएंगी। और आपको पता है ड्राइंग्स के लिए
एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, यहां देखिएगा, नोट, अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ड्रॉइंग्स reduces कैपिटल। देखें जरा, क्या सर, ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल को कम कर देता है। बहुत आसान सी बात है। अगर लेट सपोज मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, मैंने बिजनेस में लेट सपोज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो इसका मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए है। मेरी इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए है का मतलब है मेरा कैपिटल 1 लाख रुपए। ये देखिएगा, मेरा कैपिटल 1 लाख रुपए है। मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो मेरा कैपिटल 1 लाख रुपए है। कुछ टाइम बाद जब मुझे जरूरत पड़ी, मैंने बिजनेस से 10,000 रुपए निकाल लिए। मैंने बिजनेस से 10,000 रुपए निकाल लिए अपने पर्सनल यूज के लिए। मैंने बिजनेस के लिए नहीं निकाले, अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले। तो नोट कीजिएगा, जब मैंने 10,000 रुपए निकाल लिए बिजनेस से, तो वो ड्राइंग्स हो गई जी, वो ड्राइंग्स हो गई। तो ड्राइंग्स ने मेरा कैपिटल, मेरी इन्वेस्टमेंट कम कर दी। अब मेरी इन्वेस्टमेंट है, नाउ माय इन्वेस्टमेंट इज 90,000। अब देखें, जो 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट थी वो 90,000 रह गई। बताओ ड्राइंग्स, बताओ कैपिटल बढ़ा या कम हुआ? बताएं जरा। मेरा 1 लाख कैपिटल था, मैंने 10,000 रुपए उसमें से निकाल लिए, तो मेरा कैपिटल बढ़ा या कम हुआ? सर मेरा कैपिटल कम हो गया। किसकी वजह से कम हो गया? ड्राइंग्स की वजह से कम हो गया। किसकी वजह से कम हुआ? ड्राइंग्स की वजह से कम हुआ। तो ड्राइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल। अब वो किसी भी फॉर्म में हो, कैपिटल को रिड्यूस करेंगी। मुझे बताएं, क्या यहां तक क्लियर है? क्या कैपिटल और ड्राइंग्स दोनों क्लियर हैं? क्या आप लोगों को सेपरेट एंटिटी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, रिकॉल हो गया? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो आगे चलते हैं। ये अब आप नोट करें, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। आप गौर से देखें, अब तक हम 4 नेचर्स पढ़ चुके हैं। एज ऑफ राइट नाउ हम 4 नेचर्स पढ़ चुके हैं: एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। और नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा, ये लिखी हुई ये 4 नेचर्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल और ड्राइंग्स, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि आप लोग एज ऑफ राइट नाउ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो आपको पता चल गई है, वो आपको पता चल गई है। अब अगर इस पोजीशन में आप लोगों को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर्मेट सिखा दिया जाए, तो हम आसानी से एसओएफपी बना सकते हैं। उसमें थोड़ा सा टाइम है, हम जाहिर सी बात है आगे जाके पढ़ते हैं। अभी हमारे पास 2 नेचर्स और रह गई हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की नेचर्स हमारे पास हमने पढ़ ली हैं। अब हमारे पास 2 नेचर्स और रह गई हैं, इनकम एंड एक्सपेंसेस, जिसकी मदद से फिर हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। तो मूविंग ऑन टुवर्ड्स आर फिफ्थ नेचर ऑफ अकाउंट्स, हम अपनी आज की क्लास की और अकाउंटिंग की फिफ्थ नेचर पे जा रहे हैं। गौर से देखिएगा, ओवर हियर आई एम राइटिंग द फिफ्थ नेचर ऑफ अकाउंट्स, एंड दैट इज इनकम स्लैश रेवेन्यू। ये लीजिए, अब ये हमारी फिफ्थ नेचर है, इनकम स्लैश रेवेन्यू। बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ अकाउंट, क्योंकि इनकम रेवेन्यू किसी भी बिजनेस की जान है। इनकम और रेवेन्यू ही नहीं होगा तो कोई बिजनेस ऑपरेशनल ही नहीं हो सकेगा, चलेगा ही नहीं, काम ही नहीं करेगा, बल्कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इनकम और रेवेन्यू, इनकम स्लैश रेवेन्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम स्लैश रेवेन्यू में गौर से देखिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, ऑल
businesses looks to earn income, also called revenue. This is where business earns against goods and सर्विसेज। तो देखिए, दुनिया का हर बिजनेस इनकम रेवेन्यू कमाना चाहता है, उसके बगैर उसकी ऑपरेशंस पॉसिबल नहीं होंगे। तो सर, इनकम या रेवेन्यू होता क्या है? ये अमाउंट है जो बिजनेस अर्न करता है गुड्स और सर्विसेज के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? गुड्स या सर्विसेज के अगेंस्ट। याद रखिएगा, अमाउंट जब मैं अर्न करूंगा तो इसका मतलब यह है कि मैं या तो कोई गुड प्रोवाइड कर रहा हूं या मैं कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। उसके अगेंस्ट जो मैं अमाउंट अर्न कर रहा हूं उसे हम कहते हैं इनकम। उसे हम कहते हैं इनकम। जैसे मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिख रहा हूं आपके सामने, गौर से देखिएगा। एग्जाम्पल, लेट सपोज मेरा एक बिजनेस है जहां मैं ये स्टेशनरी सेल करता हूं। मेरा एक बिजनेस है जहां मैं स्टेशनरी सेल करता हूं। तो याद रखिएगा, इसको बेचा है, इसको मैं स्टेशनरी सेल कर रहा हूं, तो ये गुड है, मैं बेच रहा हूं। ये गुड है, मैं बेच रहा हूं। इसे हम कहेंगे सेल्स, और ये इनकम है। सेल्स क्या है? इनकम है। मैंने गुड के अगेंस्ट अमाउंट अर्न की है, मैंने कोई गुड दिया है, उसके अगेंस्ट अमाउंट अर्न की है, सेल्स। इसके अलावा अंडरस्टैंड कीजिएगा, रेंट इनकम। मेरे बिजनेस में एक जगह अवेलेबल है, मैंने एक थर्ड पार्टी को बोला आप आए यहां पर अपना बिजनेस करें, मुझे आप रेंट दे दें, आप बाकी हिसाब अपना ले जाएं, मुझे रेंट दे दें। तो मेरे बिजनेस को एक इनकम मिल रही है सर्विस के अगेंस्ट, रेंट इनकम। रेंट इनकम। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे आ गया हमारे पास कमीशन इनकम। अब बिजनेस ने किसी थर्ड पार्टी को कोई सर्विसेज प्रोवाइड की है, उसके अगेंस्ट उसने कमीशन चार्ज कर लिया, कमीशन इनकम। अच्छा, हमें हमें इनकम में थोड़ा सा और डिटेल देखनी होती है। ट्रेडिंग बिजनेस तो हमने कवर कर लिए, एक ही वर्ड सेल्स में गाड़ी बेचने वाले की भी सेल्स होंगी, कपड़े बेचने वाले की भी सेल्स होंगी, दवाई बेचने वाले की भी सेल्स होंगी, ठीक है ना। लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कुछ भी बोल दो आप, बेचने वाले की सेल्स होंगी। लेकिन ट्रेडिंग बिजनेस के अलावा सर्विस बिजनेस भी तो होते हैं। सर्विस बिजनेस, जैसे मिसाल के तौर पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो उसकी फीस होती है फीस इनकम। इनकम, क्योंकि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास इनकम की बहुत सारी एग्जाम्पल्स है हमारे पास। होता क्या है, या तो आप बिजनेस, आप मतलब बिजनेस, या तो बिजनेस गुड प्रोवाइड कर रहा है या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसके अगेंस्ट जो अमाउंट अर्न कर रहा है उसे हम कहते हैं इनकम, उसे हम कहते हैं इनकम। सो आई होप कि यहां तक क्लैरिटी होगी। आगे चलते हैं, अंडरस्टैंड कीजिएगा अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कंटिन्यूइंग फ्रॉम इनकम। हम इनकम से ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं, तो गौर से देखिएगा। मैं यहां पर एक एक स्टारिक लिख रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेल्स इज द बिगेस्ट and the most common source of income। अब आप देखें, सेल्स जो है ना,
वो इनकम की सबसे बड़ी और सबसे कॉमन सोर्स है इनकम की। दुनिया भर में मेजॉरिटी बिजनेसेस की जो इनकम है वो सेल्स से आती है। ट्रेडिंग बिजनेस की भरमार है, ट्रेडिंग बिजनेस की मेजॉरिटी है। तो सवाल आ जाता है, सर ये सेल्स क्या है? ये तो समझ आ गया कि सेल्स बिगेस्ट और मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ इनकम है। सर सेल्स है क्या? गुड्स सोल्ड आर नोन एज सेल्स। गुड्स बेचने को हम सेल्स कहते हैं। क्या बोला? गुड्स बेचने को हम सेल्स कहते हैं। फर्नीचर वाला फर्नीचर बेचेगा, फर्नीचर बेचना उसके लिए सेल्स है। गाड़ी वाला गाड़ी बेचेगा, गाड़ी बेचना उसके लिए सेल्स है। कंप्यूटर वाला कंप्यूटर बेचेगा, कंप्यूटर बेचना उसके लिए सेल्स है। एक बात याद रखिएगा, कुछ भी बेचना सेल्स नहीं होता। ये बात याद रखिएगा, कुछ भी बेचना सेल्स नहीं होता। जिस चीज का बिजनेस है वो बेचना सेल्स कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक आसान सी एग्जांपल ले लेते हैं, एक आसान सी एग्जांपल ले लेते हैं। गिव मी अ थम्स अप इफ यू गाइस आर स्टिल विद मी राइट नाउ। गिव मी अ थम्स अप इफ यू गाइस आर स्टिल विद मी राइट नाउ। मिनाल? ऑलराइट, परफेक्ट परफेक्ट। चलें आगे चलते हैं। तो अब एग्जांपल दे रहा हूं, समझिएगा इस बात को। मिसाल के तौर पे एक ऑटोमोबाइल बिजनेस है। मिसाल के तौर पे एक ऑटोमोबाइल बिजनेस है, उसका काम है गाड़ियां बेचना। उसका काम है गाड़ियां बेचना। अब उसके ऑफिस में एक लैपटॉप मौजूद था जो थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया था। उसे वो लैपटॉप बेचना है, उसे वो लैपटॉप डिस्कार्ड करना है। समझिएगा, वो लैपटॉप बेच रहा है, लेकिन ये सेल्स नहीं कहलाएंगी क्योंकि उसका काम गाड़ी बेचना है, लैपटॉप बेचना नहीं है। तो लैपटॉप उसके लिए गुड्स नहीं है, नॉन करंट एसेट है। लैपटॉप उसके लिए गुड्स नहीं है, नॉन करंट एसेट है। तो नॉन करंट एसेट बेचने को हम सेल्स नहीं कहते, गुड्स बेचने को सेल्स कहते हैं। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे एक लैपटॉप बिजनेस है, एक लैपटॉप बिजनेस है। उनके पास एक पुरानी डिलीवरी व्हीकल, एक गाड़ी मौजूद है। अब उन्होंने कहा कि हम गाड़ी बेचेंगे। ये गाड़ी, आप सिर्फ गाड़ी बेच रहे हैं। आपने थोड़ी देर पहले बोला बेचने को सेल्स कहते हैं, नहीं, गुड्स बेचने को सेल्स कहते हैं। उनका लैपटॉप वालों का काम लैपटॉप बेचना है, वो गाड़ी उनके लिए गुड्स नहीं है, वो नॉन करंट एसेट है। याद रखिएगा, नॉन करंट एसेट बेचने को डिस्पोजल कहते हैं। बिल्कुल ठीक मिनाल, बिल्कुल बेटा, यही पॉइंट अभी मैंने रिपीट किया, यही पॉइंट अभी मैंने यहां पे बोला। नॉन करंट एसेट को के बेचने को डिस्पोजल कहते हैं। ये आगे हमारे टॉपिक्स में जाके डिटेल में कवर होगा, ये आगे जाके हमारे टॉपिक्स में डिटेल में कवर होगा। तो जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं उस चीज के बेचने को हम सेल्स कहते हैं। सेल्स में दो टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास, गौर से देखिएगा। सेल्स में हमारे पास फर्दर दो टाइप्स आ जाती हैं, नोट कीजिएगा। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल्स। हमारे पास दो मेन टाइप्स की सेल्स होती हैं। नंबर वन, कैश सेल्स। ओके, कैश सेल्स क्या होती हैं, अंडरस्टैंड करते हैं अभी। व्हाट आर कैश सेल्स? इट इज वेयर मनी is received directly at the moment of sales। सर कैश सेल्स का क्या मतलब है? जिस वक्त सेल्स हो रही है, जिस मोमेंट में सेल्स हो रही है, डॉट उस मोमेंट पे कस्टमर हमें पे कर देता है। हमने गुड्स दिए, कस्टमर ने कैश दिया। हमने गुड्स दिए, कस्टमर ने कैश दिया।
देन एंड देयर डायरेक्टली कैश सेल्स हो गई, इसको कहते हैं कैश सेल्स। इसे हम कहते हैं कैश सेल्स। जिस मौके पर हम सामान बेच रहे हैं, देन एंड देयर हमें कैश मिल गया, उसे हम कहते हैं कैश सेल्स। इसके कंट्रास्ट दूसरी सेल्स होती हैं हमारे पास, जिसे हम कहते हैं क्रेडिट सेल्स। इट इज वेयर money is not received directly at the moment of sales, rather it would be received later। देखें सर, क्रेडिट सेल्स क्या होती है? जिस मौके पे सामान बेचा, एट द मोमेंट ऑफ सेल्स, जिस मोमेंट पे सेल्स हो रही है, उस मोमेंट पे कैश रिसीव नहीं हो रहा। देन एंड देयर कैश रिसीव नहीं हो रहा, कैश रिसीव होगा बाद में। कैश रिसीव होगा बाद में, इसे हम कहते हैं क्रेडिट सेल्स। इसे हम कहते हैं क्रेडिट सेल्स। एक पॉइंट इधर देखें, मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्रेडिट सेल्स लीड्स टू फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स। ये देखें सर, जब क्रेडिट सेल्स होंगी, एक शख्स एक चीज का नाम सामने आएगा जिसे हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। क्या? ट्रेड रिसीवेबल्स। अरे सर, ये कुछ मिलता जुलता नाम है। ट्रेड रिसीवेबल्स कुछ मिलता जुलता नाम है, तो बिल्कुल मिलता जुलता नाम है। क्यों ना हो ये मिलता जुलता नाम? गौर से देखिएगा, हमने प्रीवियस क्लास में एसेट्स पढ़ा था, और एसेट्स में हमने करंट एसेट्स पढ़े थे, और करंट एसेट्स में हमने ट्रेड रिसीवेबल की एग्जाम्पल देखी थी। हमने करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स की एग्जांपल देखी थी। यहां ट्रेड रिसीवेबल लिखा हुआ है, कुछ है ये ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स में। तो अब आप देखें, आज आपके सामने ये आ गया कि क्रेडिट सेल्स लीड्स टू फॉर्म ट्रेड रिसीवेबल्स। कि सर, क्रेडिट सेल्स की वजह से हमारे सामने एक चीज सामने आती है, उसे हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। अब सवाल ये आ जाता है स्टूडेंट्स का कि सर, ये ट्रेड रिसीवेबल्स कौन होते हैं? सर, ये ट्रेड रिसीवेबल्स, ये देखें जरा। सर, ये ट्रेड रिसीवेबल्स कौन होते हैं? तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, गौर से देखिएगा। एक वन लाइनर डिफाइन करने जा रहा हूं, सिंपल। दीज आर दोस पीपल और बिजनेसेस, ये देखें ब्रैकेट में वर्ड लिख रहा हूं, कस्टमर्स। These are those people or businesses means customers. These are those people or businesses means customers who, to whom, to whom we have sold goods on credit and will receive the money, that is cash, later। सर, ट्रेड रिसीवेबल्स कौन होते हैं? ये वो लोग हैं, वो बिजनेसेस हैं जिन्हें हमने गुड्स बेचे हैं क्रेडिट पे। क्या? ये वो बिजनेसेस हैं, वो लोग हैं जिन्हें हमने गुड्स बेचे हैं क्रेडिट पे, और हम इनसे अमाउंट रिसीव करेंगे बाद, और हम इनसे अमाउंट रिसीव करेंगे बाद में। उन्हें हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। ये वो लोग हैं, वो लोग हैं जिन्हें हमने गुड्स बेचे हैं उधार पे,
और अब हमें उनसे पैसे लेने हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स आर करंट एसेट्स। ये लीजिए, ट्रेड रिसीवेबल्स कौन होते हैं? सर ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे करंट एसेट्स होते हैं। सर ट्रेड रिसीवेबल्स कौन होते हैं? हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे करंट एसेट्स होते हैं। सर ये क्यों करंट एसेट्स होते हैं? व्हाई आर दे करंट एसेट्स? क्योंकि हमें इनसे पैसे रिसीव करने हैं। क्योंकि हमें इनसे पैसे रिसीव करने हैं, और वो पैसे एक साल के अंदर अंदर रिसीव करने हैं। ये देखें जरा, करंट एसेट्स की डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, ये देखें जरा गौर से। These are those assets with a life of less than 1 year। सर इनकी लाइफ एक साल से कम होती है, मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स हमें एक साल के अंदर अंदर पैसे दे देंगे। अब बिजनेस की अगर हम बात करें, तो ट्रेड रिसीवेबल से ऐसा हो सकता है कि हमने शायद हिसाब रखा हुआ हो 2 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का, 1 हफ्ते का, पॉसिबिलिटी है ना, 2 हफ्ते का, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का। लेकिन ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि मैंने मैंने स्टेशनरी बेची कस्टमर को और मैंने कहा कोई बात नहीं यार 10 साल बाद आके दे देना। ये नहीं हो सकता। मैं उसको कहूंगा 10 दिन बाद दे देना, चलो यार तुम अच्छा बिजनेस करते हो मेरे साथ, 10 हफ्ते बाद दे देना। ये है हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स, ये थी क्रेडिट सेल्स, और ये थी टोटल सेल्स एंड इनकम। मुझे बताएं क्या यहां तक क्लैरिटी है? यस प्लीज, यस प्लीज। क्या इनकम रेवेन्यू टोटल क्लियर हो गया? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? व्हाट अबाउट हमजा? हमजा यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ऑलराइट, परफेक्ट परफेक्ट। आगे चलते हैं अपने छठे और आखिरी सोर्स ऑफ नेचर ऑफ अकाउंट की तरफ, अपने सिक्स्थ एंड द लास्ट वन। सर दैट इज एक्सपेंसेस। द सिक्स्थ एंड द लास्ट वन, दैट इज एक्सपेंसेस। तो गौर से देखिएगा, आपके सामने मैं सिक्स्थ एंड द लास्ट नेचर इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, एक्सपेंसेस। सर एक्सपेंसेस क्या होते हैं? बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में, दीज आर द कॉस्ट्स। ये क्या होती हैं? सर ये कॉस्ट्स होती हैं। देखें जरा, दीज आर द कॉस्ट्स, ये क्या होती हैं? दीज आर द कॉस्ट्स ऑफ डूइंग बिजनेसेस। सर ये बिजनेस करने की कॉस्ट है। बिजनेस करने के लिए जो अमाउंट इंकर की जाती है उसे हम एक्सपेंस कहते हैं। बिजनेस करने के लिए जो अमाउंट इंकर की जाती है हम उसे एक्सपेंसेस कहते हैं। दीज आर द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेसेस। द कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज टू earn income from them। बिजनेस एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं। अब बिजनेस एक्टिविटीज क्यों कंडक्ट करते हैं? ताकि इनकम अर्न की जाए। हमने अभी पिछले पार्ट में ही पढ़ा कि इनकम अर्न करने के लिए हम बिजनेस करते हैं, और बिजनेस एक्टिविटीज करने के लिए जो कॉस्ट इंकर की जाती है उसे एक्सपेंस कहते हैं, उसे हम एक्सपेंस कहते हैं। तो expenses can be classified in three main categories। देखिए जरा, एक्सपेंस को हम
तीन मेन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं एक्सपेंसेस को। हम तीन मेन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर वन, ए ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बी selling and distribution, and C फाइनेंशियल एक्सपेंस। देखिए जरा सर, हम एक्सपेंसेस को तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ऑपरेटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल। हम एक्सपेंसेस को तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ऑपरेटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंशियल। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम आगे क्लासेस में इन पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस क्या होता है, फाइनेंशियल एक्सपेंस क्या होता है। आगे देखिएगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट आपके लिए लिख रहा हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट आपके लिए लिख रहा हूं। एक्सपेंसेस आर recorded in income statement as either special or नॉर्मल एक्सपेंस। देखें जरा, अब जब हम इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस की रिकॉर्डिंग करते हैं, ये देखें, ये हमने आइडेंटिफाई किया ओवर हेयर, ये हमने यहां पे पढ़ा था कि सर इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें दो इंफॉर्मेशन चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंसेस। इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो इनकम स्टेटमेंट में हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, इनकम स्टेटमेंट में जो हम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं उसे हम या तो स्पेशल एक्सपेंस में कैटेगराइज करते हैं या फिर हम उसे नॉर्मल एक्सपेंस में कैटेगराइज करते हैं। अब सर ये स्पेशल एक्सपेंस क्या होता है और नॉर्मल एक्सपेंस क्या होता है? क्या सर स्पेशल एक्सपेंस के सर पे सींग लगे हुए होते हैं, ये कुछ अलग से होते हैं? ये विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें आगे जाके समझ आएगा कि हम चंद एक्सपेंसेस को क्यों स्पेशल एक्सपेंस कहते हैं और बाकी एक्सपेंसेस को हम क्यों नॉर्मल एक्सपेंस कहते हैं। तो यहां हमारे पास ये एक्सपेंसेस की डिस्क्रिप्शन है। मुझे बताएं, यहां तक क्लैरिटी है? यस प्लीज। एक्सपेंसेस क्लियर हो गया? बताए जरा, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यहां तक क्लैरिटी है गाइस? ऑल राइट, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। यहां तक हमने अपने